तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूँ तो आज की कहानी छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में एक जिला लगता है बालोद जिला, और इसी बालोद जिले में एक थाना जिसका नाम है गुरूर थाना। और बात है 26 मार्च साल 2019 की, यानी आज से लगभग 3-4 साल पहले। इसी गुरूर थाने में एक नहर जिसे कहते हैं गंगरेल नहर, इस सिंचाई पर्पज़ के लिए इन थाने क्षेत्र से बहती है। जिन किसानों के आसपास खेत होते हैं वो अपने खेत को सींचने के लिए इस नहर का उपयोग करते हैं। अब खेत सींचना है तो किसान सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। कई किसान तो रात में ही नहर को कटाते हैं, अपने खेत को सींचते हैं। इसी क्रम में 26 मार्च साल 2019 को कुछ किसान अपने खेतों के पास गए हुए थे नहर से सिंचाई करने के लिए। अब जैसे ही कटाई के लिए वो किसान जाते हैं तो देखते हैं कि एक लाश नहर से बड़ी तेज़ी से बहती हुई आ रही। अब जैसे ही गांव के लोग देखते हैं तो फौरन उनका एक तरह से हालत ख़राब। फिर भी जैसे तैसे करके उस लाश को वहां पे रोकते हैं। रोकने के बाद फौरन गुरूर थाने में फ़ोन करते हैं। फ़ोन करके बताते हैं कि एक लाश है जो नहर से बहती हुई आ रही है। अब थाने वाले भी मौके पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद लाश को जैसे तैसे करके निकाला जाता है। निकालने के बाद जो लाश थी वो देखने से ही लग रहा था कि ये लाश किसी लड़की की है। लड़की की उम्र 28-29 साल रही होगी। लाश के दोनों पैर, हाथ, गर्दन ये सारी चीज़ें बांधी गई थी। जगह जगह उस पर चाकुओं से वार किया गया था और देखने से ये लग रहा था कि ये लाश किसी बेहद हाई प्रोफाइल लड़की की है। और लाश भी देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। यानी ये जो लाश थी किसी खूबसूरत लड़की की लाश है और कपड़े लत्ते और पहना ओढ़ावा इसी ओर इशारा कर रहा था कि ये लड़की बहुत हाई प्रोफाइल घर की है, बहुत पैसे वाले घर की है। अब पुलिस वाले फ़ौरन लाश को कब्जे में लेते हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब चूंकि देखने में ही ये मामला किसी हाई प्रोफाइल घर का लग रहा था, पुलिस वाले भी अब लापरवाही नहीं करते। फ़ौरन उस लाश की तस्वीर को अलग अलग जगहों पे भेजते हैं, अलग अलग थानों में, आसपास के लोगों में, अपने जो उनके ट्विटर हैंडल होते हैं, जो व्हाट्सअप ग्रुप होता है, जो फेसबुक पेज होता है, हर जगह पोस्ट करते हैं इस उम्मीद में कि कोई हो जो लाश को क्लेम कर दे। कम से कम अगर लाश के बारे में पता चल जाएगा, फिर ये कैसे मरी, क्यों मरी, ये यहाँ तक कैसे पहुँची, ये सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। इस मामले में पुलिस वालों को ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ी और इस लाश की पहचान हो जाती है आंचल यादव। आंचल यादव जो कि रहने वाली थी इसी छत्तीसगढ़ में एक जगह है धमतरी की। अब इसके बाद फ़ौरन पुलिस वाले धमतरी उसके घर पे फ़ोन करते हैं। फ़ोन करके बताते हैं कि आपके घर की लड़की है आंचल यादव। घर वाले सामने से कहते हैं कि हाँ हमारे घर की है। इसके बाद फिर पुलिस वाले बताते हैं कि आपके घर की लड़की की लाश मिली है। अब घर वाले जब ये बात सुनते हैं तो उनकी तो मानो हालत ख़राब। जैसे तैसे बदहवास घर वाले अब थाने में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद बॉडी चेक करते हैं। बॉडी चेक करने के बाद बताते हैं कि हाँ ये तो हमारे घर की है। लेकिन अब सवाल यही था कि एक उतनी दूर की लड़की, इसकी लाश नहर से बहते बहते यहाँ तक कैसे पहुँच गई। अब इसके बाद पुलिस वाले इस लड़की के बारे में घर वालों से लेके उस आसपास के इलाकों में पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। और पूछताछ में ही पता चलता है कि ये जो लड़की है बेहद हाई प्रोफाइल लड़की है। ये लड़की एक तरह से एक्टिंग की शौकीन है। फेसबुक वगैरह पे अपनी रील वगैरह बना के डालती रहती है, अपने पोस्टेस करती है। इस वजह से आसपास के लोगों में इसकी अच्छी खासी पहचान है। अच्छे खासे इन्हीं पोस्ट के और अपनी इन्हीं एक्टिंग की वजह से पैसे कमाती है। चाहे वो डायमंड का नेकलेस हो, चाहे हीरे की अंगूठी हो, ये सारी चीज़ें ये लड़की पहनती है। परिवार भले ही गरीब था कभी, लेकिन इस लड़की ने अपने इसी एक्टिंग और अपने इसी हाई प्रोफाइल लाइफ की वजह से करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। एक बंगला इसका खुद का था। ये रायपुर में रह के बाकायदा काम भी करती थी एक्टिंग का कहीं ना कहीं। और अपने आने वाले टाइम में अगर ये जिंदा रहती तो शायद एक्टिंग के करियर में कहीं आगे भी निकल जाती। अब इतनी हाई प्रोफाइल लड़की और उसका इस तरह से कत्ल हो जाना और लाश इस तरह से नहर में बहती मिलना। अब जहाँ तक ये बात पहुँची, आसपास के सारे लोगों में एक तरह से कौतूहल कि ये लड़की कैसे मर गई, इसके साथ क्या हुआ। अब जैसे जैसे ये मामला हाई प्रोफाइल होता जा रहा, पुलिस वालों को भी एक तरह से प्रेशर होता जा रहा है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाएं। लेकिन अब सुलझाएं तो सुलझाएं कैसे। सबसे पहले अब घर वालों से जब पूछते हैं कि क्या आप किसी पे शक है, घर वाले साफ साफ इनकार कर देते हैं कि मुझे तो किसी पे शक ही नहीं है और लड़की है, अब इसकी किसी से क्या दुश्मनी होगी, क्या रंजिश रही होगी। इसीलिए पुलिस वाले जब घर से कोई जवाब, कोई आंसर नहीं मिलता, तब इस लड़की की कुंडली खंगालना शुरू करते हैं। और जब कुंडली खंगालते हैं तो इस कुंडली के हिसाब से
ये लड़की इसी धमतरी में पैदा हुई, वहीं पे पली बड़ी। हाई स्कूल पास किया, 12th पास किया, उसके बाद ये चली जाती है बीकॉम करने। बीकॉम करने के बाद साल 2008 में इसने बीकॉम की पढ़ाई अपनी पूरी की। उसके बाद ये चली जाती है बजाज फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस में बाकायदा साल 2009 से साल 2011 तक ये जॉब करती है। 2 सालों 3 सालों तक जॉब करने के बाद उसके बाद फिर वहाँ से जॉब छोड़ती है। उसके बाद चली जाती है रिलायंस में, और रिलायंस की LIC एजेंट ग्रुप में काम करती है। कुछ सालों तक ये रिलायंस के साथ काम करती है, लेकिन इसके जो सपने थे, इसके जो शौक़ थे, वो बहुत बड़े बड़े थे। इसको हाई प्रोफाइल लाइफ जीना, लग्जरी लाइफ में रहना, आईफोन हो इसके पास, 3-3 कैमरे वाले फ़ोन हो इसके पास खुद की गाड़ी हो, खुद का बंगला हो, ये आसपास ढेरों नौकर चाकर, लग्जरी एकदम लाइफ हो। तो ये चीज़ें इस LIC की नौकरी से या फिर फाइनेंस की नौकरी से तो पॉसिबल नहीं था। इसीलिए इसने शॉर्टकट चुना, और शॉर्टकट चुनने के लिए इसने फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया। और साल 2018-19 में तो रील वगैरह इस तरह वायरल हो रही थी, कभी टिकटॉक था तो कभी कुछ और था। तो जो भी थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता था, थोड़ी बहुत अपनी बॉडी लोगों के सामने दिखाता था, तो फिर अगर वो लड़की है तो एक तरह से उसको इसका एडवांटेज मिलता था। मिलियंस में उसके फॉलोअर होते थे, लाखों में लाइक्स जाते थे, न जाने कितने हज़ार पैसे उसके रोज़ को मिलते थे। तो ये चीज़ें चलती रही। फिर इसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी फ़ोटोज़, अपनी वीडियोज़ पोस्ट करना शुरू किया। किस्मत ने भी इसका साथ दिया। उसके बाद इसका नाम, इसका रसूख लोगों के बीच बढ़ता चला गया। लोग इसकी पोस्ट को, इसकी फ़ोटोज़ को, इसकी वीडियोज़ को, इसकी रील को लाइक करने लगे। देखते ही देखते इसके फॉलोअर लगभग, अभी मैंने आज चेक किया इसकी स्टडी के दौरान, तो इसके फेसबुक प्रोफाइल पे 19,000 तो इस टाइम एक्टिव फॉलोअर है। यानी इसके मरने के लगभग 3 साल बाद भी 19,000 फॉलोअर इसको बचे हुए हैं। तो उस टाइम में इसके कितने रहे होंगे। इंस्टाग्राम पे भी इसके 22-23 हज़ार फॉलोअर उस टाइम थे। तो जब इसकी फॉलोइंग बढ़ी तो फिर अच्छे अच्छे लोगों से इसका मिलना जुलना हुआ। कई बार तो कई अरबपतियों के साथ, कई करोड़पतियों के साथ इसका उठना बैठना लोगों ने देखा। अब पुलिस वाले जब ये चीज़ सुन रहे थे कि एक लड़की जो इस तरह से नॉर्मल घर से निकली और इस तरह से हाई प्रोफाइल हो गई कि शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग इस लड़की के साथ उठ बैठ रहे हैं, उनके साथ सेल्फीज़ ले रहे हैं, उनके साथ उनका रहना कहना है, तो फिर पुलिस वालों को लगा कि ये मामला इतना आसान नहीं है। ज़रूर इस मामले में किसी बड़े आदमी का हाथ है, किसी ऐसे आदमी का जिसका कोई मैटर इससे रहा हो। अब यही सब चेक करने के लिए जो पुलिस वाले थे, इस लड़की के घर पे एक तरह से सर्च वारंट लेके जाते हैं, लड़की के कमरे को बाकायदा चेक करते हैं। तो उस कमरे से जो कुछ मिला, और कायदे से पुलिस वाले इस लड़की की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने गए थे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उन्हें अलग अलग मिस्ट्री निकल के सामने आने लगी। दरअसल उस कमरे से एक लैपटॉप, कई चिप यानी मेमोरी कार्ड, कई हार्ड डिस्क और लगभग 4 एक्टिव सिम मिले। 2 अलग अलग कंपनी के फ़ोन मिले। अब इन सारी चीज़ों को पुलिस वाले अपने कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद फिर पुलिस की टेक्निकल टीम इन लैपटॉप के पासवर्ड को, मोबाइल के पासवर्ड वगैरह को क्रैक करती है। उसके बाद फिर जब गैलरी में घुसती है तो गैलरी में ऐसा कौन नहीं था जिसकी आपत्तिजनक वीडियो, जिसकी आपत्तिजनक फ़ोटोज़ उस लैपटॉप के, उस हार्ड डिस्क में कैद नहीं थी। कई ऐसे बिजनेसमैन थे जिसके साथ इस लड़की के आपत्तिजनक फ़ोटोज़ थे, आपत्तिजनक वीडियोज़ थे। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं तो उनका माथा खराब कि ये मामला तो हम कत्ल का सुलझा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं भी ये जो एंगल है, ये एक्सटॉर्शन की तरफ बढ़ रहा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस वाले सोचते हैं कि हो सकता है कि ये लड़की इन बिजनेसमैनों को ब्लैकमेल कर रही हो इन वीडियोस के जरिए, और किसी बिजनेसमैन ने मर्डर करवा दिया। लेकिन जिन लोगों की फ़ोटो और जिन लोगों की वीडियोस उसमें कैद थी, वो तो इतने रसूखदार थे कि उन पर हाथ भी नहीं डाला जा सकता। इसलिए पुलिस वाले इस लड़की के बारे में और डीप में पता करते हैं, और डीप में पता करते हैं तो एक और हैरान करने वाली बात निकल के सामने आती है। दरअसल ये लड़की सम्मोहन विद्या यानी एल्यूजिनेशन, वशीकरण, ये चीज़ें सीखना चाहती थी। इसका मानना था कि ये वशीकरण सीख लेगी तो फिर अमीर लोगों को अपने जाल में फंसाएगी, अमीर लोगों को अपने जाल में फंसा के फिर उनसे जो चाहेगी वो करवा लेगी। बाकायदा ये कभी बंगाल जा रही थी, कभी कलकत्ता, कभी कहीं और, कभी कहीं और अलग अलग तांत्रिकों से मिल के उनसे वशीकरण क्रिया सीख रही थी। और उस क्रिया के बदले उन तांत्रिकों को लगभग 25 लाख से ज़्यादा रुपए इसने दिए थे। अब पुलिस वालों को फिर लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं तांत्रिकों ने कि या फिर किसी एक तांत्रिक ने इससे पैसा लिया और पैसा लेने के बाद फिर वशीकरण तो पॉसिबल नहीं था।
तो फिर हो सकता है किसी तांत्रिक ने पैसा लेके फिर इसका कत्ल कर दिया हो। अब पुलिस वाले इस एंगल पे भी छानबीन करना शुरू करते हैं। अब एक तरफ बिजनेसमैन का एंगल था, एक तरफ इसका ये एंगल था तांत्रिक वाला, और इसी बीच एक तीसरा एंगल निकल के सामने आता है। और तीसरा एंगल ये था कि जो ये लड़की है, इससे इसके परिवार वाले खुद खुश नहीं थे। दरअसल इसके जो पिता थे उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ के नाम कर दी थी। पिता की मौत हो जाती, उसके बाद घर में माँ और एक भाई, और भाई और माँ दोनों इससे नहीं खुश। परिवार में आए दिन कलह होती थी। तो पुलिस वालों को लगा कि कहीं परिवार का तो एंगल नहीं। अब पुलिस वाले इस एंगल पे भी छानबीन में जुटते हैं और इसी बीच चौथा एंगल निकल के सामने आता है। दरअसल इसने जो पोस्ट और जिसने जो रील्स वगैरह सामने की थी, पब्लिक की थी सोशल मीडिया पे, उस रील पे, उस फोटोज़ पे कई बार इसको हेट मिलती थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी हेटर ने ही इसको मार के फेंक दिया हो। अब पुलिस वाले इन चारों एंगलों पे जांच कर ही रहे थे, तभी पांचवा और बहुत हैरान करने वाला एक एंगल निकल के सामने आया। दरअसल पुलिस वालों की जांच में पता चला कि इस लड़की के खिलाफ तो एक कंप्लेन बहुत पहले ही हुई थी और इस कंप्लेन में बाकायदा जेल भी जा चुकी थी। दरअसल इस कंप्लेन में क्लियरली मेंशन था कि ये लड़की किसी फॉरेस्ट अफसर को अपने हुस्न के जाल में फंसा के फिर उसके साथ आपत्तिजनक वीडियोज़ और आपत्तिजनक फ़ोटोज़ क्लिक करवा चुकी थी, और फिर उन्हीं फ़ोटोज़ और उन्हीं वीडियोज़ के दम पे वो ब्लैकमेल कर रही थी। और उस अफसर ने बाकायदा मुकदमा कर दिया, कंप्लेन कर दी, और उस केस में से जेल भी जाना पड़ा। कुछ टाइम पहले एक मामले में ये फिर जेल जाने वाली थी, एक ज़मीन की फौर्जरी का मामला था, और उस केस में बाकायदा जिस तारीख को इसकी लाश मिली थी 26 मार्च को, 23 मार्च को, माफ़ कीजिएगा 25 मार्च को कोर्ट में पेशी थी, और उस पेशी पे वो खुद गई हुई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लौटते टाइम किसी मुकदमे में ही या फिर किसी और को इसने जिसे ब्लैकमेल किया हो उसी ने इसको मार दिया हो। अब टोटल 5 अलग अलग एंगल थे। पुलिस वालों को इन 5 अलग अलग एंगलों पे जांच करनी थी। धीरे धीरे एक मामले को पुलिस वाले जीरो इन कर रहे थे। कभी तांत्रिकों से मिलते, उनसे पूछताछ करते, कभी इन बिजनेसमैनों से भी पुलिस वाले बेचारे डरते डरते पूछताछ कर रहे थे, क्योंकि मामला ऐसे ऐसे बिजनेसमैनों का था जिनकी शासन में, सत्ता में, पुलिस प्रशासन में अच्छी खासी पैठ थी। अब पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, घर को कभी चेक कर रहे हैं, कभी आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। इसकी 3 तो सहेलियाँ गिरफ्तार हो गई थी, उनसे भी पुलिस वाले पूछताछ करते हैं कि आपको कुछ पता है या फिर नहीं पता। लेकिन सारे लोगों से पूछताछ में, सारे लोगों से छानबीन में पुलिस वालों को कहीं से भी ऐसा कोई संदिग्ध चीज़ या फिर कोई ऐसी संदिग्ध बात, कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था जहाँ से ये मर्डर मिस्ट्री सुलझ सके। इधर धीरे वक्त भी गुजरता जा रहा था, लोगों के अंदर गुस्सा भी और पैनिक भी लोग हो रहे थे कि कैसे हो गया, क्या हो गया। तरह तरह की बातें होने लगी, शासन प्रशासन के ऊपर उंगलियां उठने लगी। अब पुलिस वाले थे कि उनके पास ना कोई सबूत था, ना कोई सुराग था। अब जब पुलिस वाले हर तरह से हाथ पाँव मार के थक जाते हैं, तब पुलिस वाले सोचते हैं कि अब इस कहानी को शुरू से चेक करते हैं। और इस कहानी को शुरू से चेक करने का मतलब इस मर्डर मिस्ट्री की जांच मरने वाले के घर से ही शुरू करते हैं। लिहाजा पुलिस वाले मरने वाले के घर पे ही जांच पड़ताल शुरू करते हैं। उस कमरे से लेके उस घर तक बाकायदा बारीकी से चेक कर रहे थे, छानबीन कर रहे थे। और अभी तक तो पुलिस वालों को ये भी पता नहीं था कि असल में क्राइम सीन है कहाँ, यानी ये मर्डर हुआ कहाँ है। अब पुलिस वाले अलग अलग टीम लेके, चाहे एफएसएल की टीम हो, चाहे डॉग स्क्वाड की टीम हो, ये सारी टीमें लेके जांच कर रहे थे। तभी इसी बीच पुलिस वालों की जो एफएसएल की टीम थी, उसको उस लड़की की गाड़ी से, यानी जो आंचल यादव थी, उसकी जो ब्लैक कलर की एक हुंडई की कार थी, उससे कुछ सबूत मिलते हैं। और उसमें कुछ ब्लड के और कुछ ऐसे धब्बे और कुछ ऐसे फिंगरप्रिंट मिलते हैं जो कहीं ना कहीं संदेशपद थे। अब वो कार घर पे खड़ी, लाश कहीं और मिली और खून के धब्बे इसी गाड़ी में, तो मामला कहीं और ही इशारा कर रहा था। लेकिन अब इससे भी पुलिस वालों को लगा कि इतना सबूत शायद पर्याप्त नहीं है, इसीलिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों को, आसपास के लोकल जगहों को खंगालते हैं। तो किसी भी कैमरे में, किसी भी अलग अलग चीज़ में भी कोई चीज़ कैद नहीं हुई। तब पुलिस वालों को लगा कि अब जो सबूत है, जो सुराग, वो महज इस गाड़ी में फिंगरप्रिंट और खून के धब्बों का मिलना। अब यही एक शक है, और इसी शक के बिना पे अब उसके भाई को, सिद्धार्थ को, पूछताछ के लिए बुलाते हैं। हो सकता है वो कुछ बता दे। अब पुलिस वाले उसके भाई सिद्धार्थ को बुलाते हैं। बुलाने के बाद जब पूछताछ करते हैं तो सिद्धार्थ रोता है, कभी कुछ और बोलता है, कभी कुछ और बोलता है। लेकिन अलग अलग बार में जब उससे अलग अलग चीज़ें पूछी गई तो हर बार उसने कुछ ऐसी चीज़ें बताई, कुछ ऐसी बात बोली, जिससे कहीं ना कहीं क्लियरली लग रहा था कि सिद्धार्थ के अंदर
कोई घबराहट या फिर कोई झिझक जरूर है, कोई ऐसी चीज़ है जो ये छुपा रहा। अब पुलिस वाले फ़ौरन जब इस चीज़ को भांपते हैं, और चूँकि पुलिस वालों ने वाकई इस केस में जितनी मेहनत की थी, कभी कलकत्ता की तरफ जाना, कभी अलग अलग जो बिजनेसमैन थे उनके पीछे भागना, कभी टेक्निकल टीम लेके लैपटॉप, मोबाइल, हार्ड डिस्क की जांच करना, कभी उस नहर के पास भागना, कि अब जैसे ही इसके आवाज़ में लड़खड़ाहट होती है तो पुलिस वालों को इतना बड़ा क्लू एक तरह से बहुत बड़ा लगता है। उन्हें लगा कि जहाँ कुछ नहीं वहाँ ये लड़खड़ाहट ही सही। इसीलिए पुलिस वाले इस सिद्धार्थ से सख्ती से पूछताछ करते हैं, और जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो काफ़ी देर तक तो ये इधर उधर घुमाता है, लेकिन कहते हैं कि जब पुलिस वाले अपने पे आ जाएं तो मुर्दे भी बोलते हैं। तो सिद्धार्थ तो फिलहाल अभी जिंदा था, इसीलिए अब सिद्धार्थ से जब सख्ती से पूछताछ हुई तो अंत में सिद्धार्थ टूटता है, और टूटने के बाद एक कहानी सुनाता है। और इस कहानी के हिसाब से सिद्धार्थ जो था, उसकी बहन छोटी थी, ये आंचल यादव। आंचल यादव बेहद गरीब घर की, सिद्धार्थ भी बेहद गरीब घर का। बिटिया बड़ी थी, बाप एकदम मरने की कगार पे था। तो बाप ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी ज़मीन जो थी बिटिया के नाम कर दी। अब इससे मान लो सिद्धार्थ को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि बिटिया भी इसी घर में रही थी। लेकिन जैसे ही बाप मर गया, इधर बाप का मरना हुआ, उधर उसने अपनी उस नौकरी को छोड़ दिया। अब नौकरी को जब छोड़ा तो फिर घर वालों को बुरा लगने लगा कि अगर तुम कमा रही हो तो तुम नौकरी क्यों छोड़ रही हो। लेकिन उसने अपने परिवार के खिलाफ जाके फिर अपनी इस रील को बनाना, सोशल मीडिया पे अपने जिस्म को दिखाना, ये सारी चीज़ें करना। अब ये चीज़ें जब कर रही थी ये लड़की, तो जब आसपास के लोग, खासकर जो धमतरी गांव के लोग थे, धमतरी में जिस गांव में इसका घर था, वहाँ पे जब ये लोग देख रहे थे तो उसके भाई जो सिद्धार्थ यादव था उसको बड़ी अजब नज़र से देखते। उसको बताते कि देखो तुम्हारे बहन किस तरह से अपनी बॉडी दिखा रही, किस तरह से काम कर रही। अच्छा, ये भी किसी बिजनेसमैन के साथ कभी फ़ोटो लगाती, कभी किसी बार में, कभी किसी पब में, एकदम हाई लग्जीरियस लाइफ। अब ये चीज़ें जब आसपास के लोग देखते तो सिद्धार्थ का एक तरह से मजाक उड़ाते। अब सिद्धार्थ जब ये चीज़ देखता तो सिद्धार्थ को भी बुरा लगता कि उसकी बहन की वजह से उसका मजाक बन रहा है। सिद्धार्थ ने अपनी ये बात अपनी माँ को बताई, ममता को। ममता भी अपनी बेटी को समझाती है, कहती है कि बेटा ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, सब बड़े घर की लड़कियां करती हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। ये चीज़ें अगर हम लोग करेंगे तो इसी समाज में, इसी सोसाइटी में हमको रहना है। ये चीज़ें शायद सही नहीं है उस हिसाब से जिस हिसाब से तुम कर रही हो। लेकिन इधर जो ये थी आंचल, एक तरह से दौलत की चकाचौंध ने इसको इस कदर अंधा कर दिया था। इसने ना अपनी माँ की बात सुनी, ना अपने भाई की बात सुनी। इधर धीरे धीरे टिकटॉक भी बैन हो गया, चीज़ें इसकी चलती रहीं। लेकिन अब जब इसको उस तरह से अर्निंग नहीं मिल रही थी तो फिर अंत में इसने अलग अलग लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू किया। अब ये लोगों को ब्लैकमेल करती, फिर उससे पैसे ऐंठती। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने फिर इसके भाई को भी टॉर्चर करना शुरू कर दिया। कई बार इसका रिश्ता तय हुआ इसके भाई का, लेकिन भाई फिर जब पता चलता कि उसका भाई है आंचल यादव का, तो सामने वाले रिश्ता तोड़ देते कि ऐसी घटिया लड़की का भाई कौन होगा और उससे कौन शादी करेगा। इस चीज़ का परिणाम यह हुआ कि चाहे वो सिद्धार्थ हो, चाहे वो उसकी माँ ममता हो, आंचल से उस तरह से खुश नहीं थे। इधर आंचल भी अपनी बदतमीजी की सारी हदें पार कर चुकी थी। उसने एक कुत्ता पाला था, टोटल उसने 3 कुत्ते पाले थे। उसमें से एक कुत्ते का नाम उसने अपने भाई के ऊपर रख दिया था, अपने भाई के नाम से उस कुत्ते को बुलाती। अब ये बात जब भाई को पता चली तो भाई का गुस्सा और 7वें आसमान पे था। इधर 25 तारीख को इसको पेशी हुई। पेशी होने के बाद ये घर पे आती है। आने के बाद भाई भी आता है और बाहर कुछ अपने बहन के बारे में इसने सुना था, बेहद जला भुना था। घर पे आता है, अपने बहन से पूछता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अब बहन जैसे ही कुछ कहने को हो, भाई इधर फिर पूछ लेता। अंत में जो आंचल थी झुंझला के इसको धक्का देती है। धक्का देने के बाद फिर दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, और हाथापाई फिर बढ़ते बढ़ते जो आंचल थी वो भाग के किचन में जाती है। किचन से एक चाकू लेके आती है और अपने भाई के ऊपर हमला करने की कोशिश करती। इधर बहन भी एकदम गुस्से में, भाई भी एकदम गुस्से में। भाई ने फिर चाकू छीन ली और अपनी बहन को ही मौत के घाट उतार दिया। अब इसके हाथों से एक कत्ल हो चुका था और इसे पता था कि मेरी बहन बेहद हाई प्रोफाइल है, ये मामला निकल के सामने आएगा, इसीलिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये मामला कभी खुले ही ना। इसने ये बात अपनी माँ को बताई। माँ फिर फ़ौरन भाग के आती है। लाश को बाकायदा पॉलीथीन में पैक करते हैं दोनों माँ बेटे। उसके बाद अपने बेटे से कहती है कि जाओ तुम लाश ठिकाने लगाओ, मैं घर का हाल संभाल लूँगी। इसके बाद फिर वो जो भाई था सिद्धार्थ,
लाश को गाड़ी में लादता है। लादने के बाद बेहद सकरी गलियों में से, जहाँ ना कोई कैमरा हो ना हो कोई और चीज़ हो, उसमें से लेके जाता है। जाने के बाद फिर इसी गंगरेल नहर में लाश को फेंक देता है। फिर घर पे आता है। चूँकि पॉलीथीन में लाश पैक थी तो गाड़ी में कहीं कोई निशान मिला नहीं, लेकिन गलती से एक आध बूंद खून रिस के गाड़ी में गिर जाता है और इस बात की भनक सिद्धार्थ को नहीं लगती। इधर जब तक ये घर पे आता है उसके बाद माँ और ये मिलके पूरे उस क्राइम सीन से खून वगैरह बाकायदा साफ़ कर देते हैं। उस चाकू को कहीं छुपा देते हैं और कुछ इसके गहने थे जो इसने पहने हुए थे। लाश को ठिकाने लगाते टाइम भाई उस गहने को भी वहाँ से निकाल लेता है। अब फिलहाल जब पुलिस वाले सारे बयान को दर्ज करते हैं, मामला कोर्ट में जाता है। साल 2019 में ये घटना हुई थी। साल 2022 में लोअर कोर्ट का फैसला आता है और इस फैसले में इस सिद्धार्थ को उम्र कैद की और माँ जिसका नाम ममता था उसको 3 साल की सज़ा होती है। कई बार कोर्ट भी ऐसी सजाएं दे देता है जिसमें कहीं न कहीं हमारे दिल में भी आता है कि सामने वाला शायद उसकी परिस्थिति ऐसी थी जिस हिसाब से उसने कत्ल किया। बहरहाल लोअर कोर्ट में फैसला आ चुका है। अब ये लोग हाई कोर्ट वगैरह में गए हैं। अब जब फैसला आएगा तब मैं आपको बता दूंगा अगर आप कहेंगे तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं आज के सवाल पे, और मेरा सवाल था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे आग का असर नहीं होता। तो इस सवाल का सही जवाब है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिस पे आग का कोई असर नहीं होता। ना ही आग में ये कभी गर्म होगा, ना ही आग का इस पर कोई फ़र्क, ना ही इसमें कोई केमिकल रिएक्शन, ना ही इसमें कोई फिजिकल रिएक्शन। यानी एक ऐसी चीज़ ना कभी गर्म होगी ना कोई इससे कोई आग का फ़र्क। कई लोगों ने जवाब दिया कि पत्थर भी हो सकता है, तो एक ख़ास टेम्परेचर के बाद पत्थर भी गर्म होता है, पिघल जाता है। लेकिन एस्बेस्टस एक ऐसी चीज़ है जिस पर आग का कोई असर नहीं होता। तो इस सवाल का सही जवाब दिया है शिव खन्ना जी हैं, अवंती होरो जी हैं, राजेश सौ जी हैं, PS जी हैं, निखिल कुमार डांगर जी हैं, के ठाकुर जी हैं, संगीता वाजपेयी जी हैं, संदीप जी हैं और सोहेल खान जी हैं, सबूही जी हैं, तुलसी जी हैं पटना से, आरती शर्मा जी हैं, रिया कुशवाहा जी हैं, बिंदु रानी हैं, राहुल सिंह हैं, अजित हैं, पुनीत ब्लॉक्स जी हैं और एलेक्स जी हैं। आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज के सवाल के बारे में शायद आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा। आप लोगों में से लगभग लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका और जापान के बीच युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में अमेरिका ने जापान पे बॉम्ब गिरा दिया था, बॉम्बिंग की थी, परमाणु हमला किया था। तो इस बॉम्ब का क्या नाम था जिस परमाणु बम को गिराया था अमेरिका ने? अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा। कल मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। और ऐसे ही कहानियों को देखने के लिए, और ऐसे ही वीडियोस को, और ऐसे फैक्ट्स को, ऐसे कोइंसिडेंसेस को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और शायद वीडियो में कुछ कमी रही हो, जो मेरा जुकाम था वो शायद अपने आखिरी पड़ाव पे है, तो गले में कफ एकदम भर चुका है, तो शब्द अलग अलग निकल रहे थे, मैंने खुद नोटिस की। तब भी अपना पूरा प्रयास, अपना बेस्ट दिया मैंने। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।